हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। राम रमेश सारे ने, हर हर महादेव। बच्चों इकोलॉजी शुरू कर रहे हैं, है ना। इकोलॉजी का माइंड मैप है। उसका जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यानी कि जीव तथा समष्टियाँ। ठीक है, पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि समष्टि क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है ना। तो किसी भी एक जाति के लोग किसी एक निश्चित समय अंतराल की जब आप बात कर रहे होंगे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की आप बात कर रहे होंगे, तो किसी भी एक जाति के सारे लोग जो एक वेल डिफाइंड एरिया में रहते हैं एक समष्टि का निर्माण करते हैं। क्लियर? अभी जैसे मान लीजिए क्या कह रहा है कि आर्द्र भूमि में सभी जलकाक, है ना, जो जलीय पक्षी हैं, या वन क्षेत्र में सांगवान, किसी जंगल में जो सांगवान के वृक्ष लगे हैं, संवर्धन प्लेट में जीवाणु, आपने कोई कल्चर प्लेट बनाई हुई है, उसमें जो बैक्टीरिया है, त्याग दिए गए आवास में चूहे, कोई घर वगैरह आपने खाली कर रखा है, अब वहाँ चूहों का जलवा है, तालाब में कमल, किसी तालाब में कमल की जो कुल संख्या है, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, मिलकर एक पॉपुलेशन फॉर्म करेंगे, एक समष्टि का निर्माण करेंगे। अच्छा, आप व्यक्ति और समष्टि में, अगर व्यष्टि और समष्टि में अंतर देखें तो कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बच्चों जो पॉपुलेशन या समष्टि के लिए डिफाइन होते हैं। जैसे व्यक्ति का जन्म या मृत्यु होती है, लेकिन पॉपुलेशन के लिए हम लोग जन्म दर या मृत्यु दर की बात करते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति जो है वो मतलब जो व्यष्टि है वो नर या मादा है, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, लिंगानुपात की बात करेंगे। तो जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात, ये सब क्या है, आयु पिरामिड, ये समष्टि के कैरेक्टर हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो एज का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देखिए यहाँ पर तीन तरीके का आपको मिल जाएगा ये ग्राफ, या आप पिरामिड कह लीजिए। ये बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए है, ये स्थिर जनसंख्या के लिए है, और ये घटती हुई जनसंख्या के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग किसको रखते हैं, जनन पूर्व। ठीक है, फिर ये जनन क्षम, और ये इधर जननोत्तर। सबसे ऊपर रखा जाता है कौन सा, जननोत्तर, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। बीच में रखते हैं जनन क्षम, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को, और बॉटम में सबसे नीचे रखा जाता है जनन पूर्व आयु ग्रुप, या आप कह सकते हैं कि जनन पूर्व आयु समूह, या फिर जो है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, किससे, जनन क्षम से, तो यह जो है एक बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में बताता है। अगर दोनों क्या है बेटा, एक जैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दोनों क्या है मेरे भाई, एक जैसे हैं, यानी कि जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव है, इनका जो नंबर है अगर वो लगभग बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये किसके बारे में बता रहे हैं, एक स्थिर पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हैं। और अगर बच्चों कभी ऐसा हो जाए कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का नंबर कम है और रिप्रोडक्टिव का ज्यादा है, क्या भाई, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का नंबर कम है और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का नंबर ज्यादा है, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, एक घटती हुई जनसंख्या के बारे में बताएगा। ठीक है ना। अगर जनन क्षम का नंबर जनन पूर्व से क्या है, जनन पूर्व से कम है, यानी कि जनन पूर्व का नंबर ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव का ज्यादा है, तो ये एक बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में बताएगा। ठीक है ना। कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर पिरामिड बनेगा। अगर जनन क्षम और जनन पूर्व बराबर है तो कुछ ऐसा घंटाकार पिरामिड बनेगा। अगर जनन क्षम का नंबर, अभी क्या है, पहले जनन पूर्व ज्यादा है, फिर दोनों बराबर हैं, अब जनन क्षम ज्यादा है, तो यहां पर कुछ जो है कलश के जैसा बन जाएगा। तो अगर ट्रायंगुलर पूछेगा तो बढ़ती हुई जनसंख्या, बेल शेप घंटाकार स्थिर जनसंख्या, और अगर जो है वो बात कर रहा है कि कलश के जैसी एक आकृति मिल रही है, तो ये घटती हुई पॉपुलेशन के बारे में बताएगा। ठीक है। और समष्टि को हम लोग ज्यादा बेहतर माप पाते हैं समष्टि घनत्व के हिसाब से, और समष्टि घनत्व को n से डिफाइन किया जाता है। समष्टि घनत्व को कैसे बेटा लिखेंगे हम लोग, n से प्रदर्शित करेंगे, और n बराबर क्या हो जाएगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कुल कितनी समष्टि वहां निवास कर रही है। हो सकता है कि n की वैल्यू 10 से कम आए, जैसे कि जो भरतपुर में आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, वहां पर जो साइबेरियन क्रेन रह रहे हैं बेटा, साइबेरियाई सारस या साइबेरियाई क्रेन। हो सकता है कि किसी तालाब में कमल हो, या आप कह सकते हैं क्लेमाइडोमोनास हो किसी तालाब में, तो वो लाखों में भी संख्या हो सकती है मेरे भाई। ठीक है। अब अगर हमें समष्टि घनत्व को काउंट करना है,
अगर हमें समष्टि घनत्व की गणना पता लगानी है तो ये गणना कैसे पता लगेगी? एक तो हम संख्या गिन सकते हैं, अगर संख्या गिनना सही नहीं है या फिर संख्या गणना संभव नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो हम जैव भार या प्रतिशत आवरण पता लगा सकते हैं। जैसे एक बरगद के लिए जो n है वो 200 घात से अधिक आएगा, या फिर रिलेटिव डेंसिटी अपेक्षित घनत्व पता कर सकते हैं। हमारे जो टाइगर रिजर्व हैं वहां पर बाघ की संख्या को तो कैसे मापते हैं हम लोग? पग चिन्ह उसके और मल गुटिकाएं जो फीकल पैलेट्स हैं उनका पैटर्न देख देख के समझ में आता है कि यहाँ पर एक ही 2 टाइगर रह रहे हैं या 1 से अधिक हैं, 2 से अधिक हैं। ठीक है भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बढ़ा जाए, चलो भाई। अब समष्टि वृद्धि जो है किन किन कारण, कौन कौन से फैक्टर हैं जो समष्टि वृद्धि को जो है विशेष रूप से प्रभावित करते हैं? एक तो आहार उपलब्धता, परभक्षण दाब और मौसम। भाई आप आहार उपलब्धता जितना अधिक होगा, मौसम जितना बढ़िया होगा और परभक्षण दाब जितना कम होगा, यानी कि कोई पर्टिकुलर जो स्पीसीज है उसके शिकारी, उसके परिभक्षी जितने कम होंगे वो पर्टिकुलर स्पीसीज का नंबर उतना ज्यादा होगा। ठीक है ना? जैसे किसी जंगल में 100 बकरियां और 100 शेर छोड़ दिया जाए तो बकरी तो खत्म हो जाएंगी ना भाई, है ना? तो परभक्षण दाब अगर न्यूनतम है तो आप ये देखिएगा कि समष्टि वृद्धि मैक्सिमम होगी। 4 और फैक्टर हैं, जन्म दर है, मृत्यु दर है, आप्रवासन उत्प्रवासन है। उस अवधि में कितने लोग जन्मे ये जन्म दर हो जाएगा। नेटैलिटी के भी कह सकते हैं इसी को। ठीक है, अगर पर कैपिटा आ जाए तो ये वाली बात हो जाएगी, बर्थ रेट। ठीक है, पर कैपिटा बर्थ रेट, जन्म मतलब एक इंडिविजुअल का क्या कंट्रीब्यूशन है जन्म में, जन्म दर, ऐसे ही मृत्यु दर, और कितने मेल या फीमेल रह रहे हैं वो जो रेशियो है लिंगानुपात हो जाएगा। अब ये जो n है, इस n में जन्म दर, कितने लोग जन्मे, कितने लोग बाहर से आए, ये पॉजिटिव इफेक्ट रखते हैं। इस पे सवाल पूछा जाता है, हो सकता है फिर से पूछ लिया जाए। मृत्यु दर और उत्प्रवासन, यानी कितने लोग वहां पर मरे और कितने लोग आवास को छोड़कर चले गए। ठीक है भाई, ये नेगेटिव इंपैक्ट रखते हैं। ये जो रिजल्ट है वो ध्यान रखना है कि NT+1, यानी कि अगर आज हम NT मान लें, आज हम समष्टि कितना मान रहे हैं NT, तो T+1 समय के बाद कितना हो जाएगा? NT+1 बराबर NT प्लस ब्रैकेट में B+I माइनस D+C, यानी कि मृत्यु दर और उत्प्रवासन का जो योग है, आप्रवासन जन्म दर का ये जो योग है, उनका अंतर ले लीजिए और इनिशियल पॉपुलेशन में जोड़ दीजिए। अच्छा, अगर B+I की वैल्यू D+E से ज़्यादा है, यानी कि NT+1 की वैल्यू NT से ज़्यादा होगी। अगर B+I की वैल्यू D+E से ज़्यादा है तो NT+1 और अगर B+I और D+E बराबर हैं तो NT+1 और NT बराबर होंगे। अगर B+I की वैल्यू D+E से कम है तो NT+1 भी NT से कम होगा। ठीक है बच्चों, वृद्धि मॉडल की बात करें तो यहाँ पर 2 तरीके के हैं हमारे पास वृद्धि मॉडल। एक तो क्या हो जाएगा, चरघातांकी वृद्धि, और दूसरा संभार तंत्र वृद्धि। पहले हम चरघातांकी वृद्धि की बात करेंगे। ऐसी स्पीसीज प्रकृति में जिनके लिए संसाधन सीमित नहीं है, ऐसी स्पीसीज जिनके लिए प्रकृति में संसाधन सीमित नहीं है, असीमित संसाधन उपलब्ध हैं, उनमें यह वृद्धि मॉडल काम करता है, चरघातांकी वृद्धि। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि dN/dt इक्वल्स टू, ये चेंज इन मतलब क्या हो जाएगा, ये चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, समष्टि घनत्व में परिवर्तन। तो ये बराबर किसके हो जाएगा? B-D और N। B-D की जगह R लिखेंगे तो dN/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? RN हो जाएगा बेटा। अब अगर B और D बराबर, दोनों बराबर हैं, B और D बराबर हैं तो R की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर B की वैल्यू D से ज़्यादा है तो R पॉजिटिव आएगा, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर B की वैल्यू कम है, D की वैल्यू ज़्यादा है तो R निगेटिव होगा, यानी कि पॉपुलेशन घट रही है। अगर किसी समय पर NT समष्टि घनत्व है, अगर किसी समय पर N0 जो है क्या है, समष्टि घनत्व है, तो T समय के बाद कितना हो जाएगा? तो NT बराबर हो जाएगा N0 ERT। और अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा तो ये J शेप का आपको ग्राफ मिलेगा। ये जो NT है, ठीक है, NT इक्वल टू N0 ERT, तो ये E क्या हो जाएगा? E हो जाएगा प्राकृतिक लघु गुणक का आधार, R क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर, T क्या हो जाएगा? समय, NT क्या हो जाएगा? समय T में समष्टि घनत्व, और N0 क्या हो जाएगा? प्रारंभिक समष्टि घनत्व। ये R की जो वैल्यू है बेटा आपको NCERT में दी गई है, नॉर्वे रेड के लिए 0.015 हो जाएगा,
जो फ्लोर बीटल एटम रंग उसके लिए 0.12 हो जाएगा। और 1981 में भारत में जो मनुष्य के लिए आर की वैल्यू थी वो कितनी थी बच्चों, वो थी जो है 0.0205। ठीक है, लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा जाए बेटा। चलो भाई, अब संभार तंत्र वृद्धि क्या हो जाएगा, ऐसी स्पीसीज, ऐसी जातियां जिनके लिए संसाधन या तो लिमिटिंग है, और अगर अभी लिमिटिंग नहीं है तो निकट भविष्य में सीमित होने वाले हैं। या तो संसाधन सीमित हैं या फिर निकट भविष्य में सीमित होने वाले हैं, वहां पर संभार तंत्र वृद्धि। और ज्यादा रियल बात क्या है, आप खुद सोचिए। मैं हमेशा आपसे क्लासेस में पूछता हूं कि ज्यादा रियल बात क्या है, संसाधन का सीमित होना या असीमित होना। तो आप कहेंगे कि संसाधन का सीमित होना ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे भाई कि ये जो सीमित संसाधन है, इस तरीके का जो वृद्धि तंत्र है, यही क्या है, ये जो है ज्यादा यथार्थ है। ठीक है, इस नाम से भी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। वुर्लिस्ट पर लॉजिस्टिक वृद्धि का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर जो है जो समष्टि घनत्व में परिवर्तन है यानी कि dn बटे dt, वो हो जाएगा क्या, dn अपॉन dt इक्वल टू rn k-1 डिवाइडेड बाई k। यहाँ पर k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, पोषण क्षमता। सिग्मोइड कर्व मिलेगा बेटा आपको, एस से पहले धीरे धीरे ग्रोथ होगी, फिर बहुत तेजी के साथ, और फिर आप देखेंगे कि जहां जैसे ही k और n बराबर हो जाएंगे तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, एक सीधी रेखा मिल जाएगी, सिम्प्टोमेट मिल जाएगा। क्लियर है भाई। एक छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है, जीवन वृत्त भिन्नता, कि जीव जो है वो अलग अलग तरीके का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं पर आप देखिएगा जो है कि उनमें क्या होता है बच्चों, वो एक बार बच्चे पैदा करते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे, सॉरी कोई ऐसे होते हैं जो जीवन में एक बार बच्चे पैदा करते हैं, कोई ऐसे भी जीव हैं जो बारंबार ये काम करते हैं, कुछ छोटे बच्चे पैदा करते हैं, कुछ के बच्चों का साइज बड़ा होता है, संख्या कम होती है, ज़्यादा होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जीवन वृत्त भिन्नता में अगर आप बात करें तो प्रशांत महासागरीय सावन मछली और बांस, ये ऐसे होते हैं जो एक बार प्रजनन करते हैं। अधिकांश पक्षी और स्तनधारी जो होते हैं वो कई बार जो है प्रजनन करते हैं अपने जीवन में। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जो आर चयनित जातियां हैं बच्चों, क्या है, जो आर चयनित जातियां, आर चयनित जातियों में संतति का साइज छोटा, संख्या ज्यादा होगी, इनको आर सेलेक्टेड स्पीसीज कह दिया जाएगा, जैसे कि ऑयस्टर और पैलेजिक फिश। लेकिन अगर बड़ी साइज की कम संख्या में संतति हैं तो उसे के सेलेक्टेड स्पीसीज कह दिया जाएगा, जैसे कि पक्षी और स्तनधारी। ठीक है, अगर आपको रटने में दिक्कत हो रही तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि हम के सेलेक्टेड हैं, हम के सिलेक्टेड हैं। और खुद बताइए कि इंसानों में, स्तनधारियों में बच्चे का साइज छोटा होता है या बड़ा, तो आप कहेंगे बड़ा। संख्या कम होती है या ज्यादा, तो आप कहेंगे कम। समष्टि में रहने वाली, मतलब अगर आप देखें यहाँ पर रहने वाली जो कम्युनिटी है, समुदाय में रहने वाली जो अलग अलग समष्टियाँ हैं, जो अलग अलग पॉपुलेशंस हैं, वो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और इंटरेक्शन इसीलिए कि उनका जीवन यापन सही तरीके से चलता रहे। इंटरेक्शन में हो सकता है कि आप किसी की सहायता कर रहे हो सकता है कि आप किसी को हार्म करने की कोशिश कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे जाति अ और जाति बा, अगर दोनों का फायदा है सौहार्दकारिता कहेंगे, दोनों का नुकसान है स्पर्धा कहेंगे। ठीक है, एक प्लस एक माइनस है तो या तो ये परभक्षण होगा या फिर परजीविता। एक जाति का फायदा है, दूसरे का ना तो फायदा ना नुकसान, इसको सहभोजिता कह दिया जाएगा, कमेंसलिज्म। एक का नुकसान है, दूसरे का ना प्रॉफिट ना लॉस, इसको अंतर जातीय परजीविता या फिर एमेंसलिज्म कह दिया जाता है। और इस टेबल या इसके आसपास अक्सर करके सवाल पूछा जाता है, आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम पहले जो है यहाँ पर परभक्षण के बारे में बात कर लेते हैं भाई। किसके बारे में बात कर लेते हैं, परभक्षण के बारे में। मैं चाहता हूँ 1 मिनट के लिए आप आंखें बंद करिए और परभक्षण के बारे में जो भी जानते हैं, परभक्षण के बारे में आप जो भी जानते हैं फटाफट से पता करिए भाई।
जो भी आपको परभक्षण के बारे में पता है रिकॉल करिए, याद करिए। चलिए, परभक्षण देखिए, एक तो इसका ये फायदा है कि यहाँ पर जो है ये पोषी स्तरों के मध्य ऊर्जा का स्थानांतरण कराता है, ठीक है ना। परभक्षण के बड़े सारे फायदे हैं। ये जो अलग अलग पोषी स्तर है उनके बीच में ऊर्जा का स्थानांतरण कराता है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर परभक्षीय अनुपस्थिति है तो शिकार जाति की जो वृद्धि है बहुत ज्यादा होती है, अत्यधिक वृद्धि होती है। जैसा कि 1920 के आरंभ में देखा गया कि ऑस्ट्रेलिया में जो प्रिकली पियर कैक्टस है बहुत ज्यादा हो गया, फिर नागफनी खाने वाला सलभ जब वहां पर लाया गया तब उसकी आबादी नियंत्रण में आई। और अभी माइक्रोब्स वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। ये जो एग्रीकल्चरल पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो मेथड्स हैं, कृषि पीड़कनाशी वगैरह, ये भी किस पर आधारित होते हैं? परभक्षी शिकार संबंधों पर आधारित होते हैं। परभक्षी जो होता है वो क्या करता है? शिकार जातियों के मध्य स्पर्धा की तीव्रता को कम करके उनकी डाइवर्सिटी को मेंटेन रखता है। जैसे अमेरिकी प्रशांत तट में क्या देखा गया, वहां पर जो चट्टानी अंतर ज्वारी समुदाय थे, जब स्टार फिश पिजास्टर को हटा दिया गया, परभक्षी तारामीन पिजास्टर को हटा दिया गया, तो एक साल के अंदर जो है इनवर्टिब्रेट्स की 10 से ज़्यादा स्पीसीज क्या हो गई? विलुप्त हो गई। एक साल में बेटा, एक साल में जो है 10 से ज़्यादा स्पीसीज वो क्या हो गई? वहाँ पर विलुप्त हो गई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो उनका प्रीडेटर था स्टार फिश पिजास्टर वो हटा दिया गया था। परभक्षी वो एक होशियार होते हैं, चालाक, प्रूडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है शिकार का अतिदोहन नहीं करते। भाई सीधी सी बात है, अगर आपने पूरा शिकार आज ही खा लिया तो कल का भोजन कैसे मिलेगा? कुछ इस तरीके की बात है। परभक्षण से बचाव की जब आप बात करते हैं तो प्लांट और एनिमल ने अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाई। जैसे प्लांट ने कहा कांटा हमको दे दो ईश्वर, प्लांट में कांटे पाए जाते हैं, तो जो अकेसिया है, कैक्टस, ये कांटे की वजह से बच जाते हैं। कैलोट्रोपिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है जो हृदय संबंधी बीमारियां कर देता है, इसलिए जानवर उसको खाने से बचते हैं। विभिन्न विभिन्न प्लांट है, जैसे तंबाकू का प्लांट है, निकोटीन पाया जाता है, या जो है क्विनीन पाया जा रहा है, कैफीन पाया जा रहा है, अफीम या स्ट्रिक्निन पाया जा रहा है, वगैरह वगैरह। एनिमल में अगर आप देखेंगे तो कॉमोफ्लेज छद्मावरण पाया गया, जैसे इंसेक्ट और फ्रॉग में। और मोनार्क बटरफ्लाई जो है, मोनार्क बटरफ्लाई जब लार्वा थी तो एक विषैली खरपतवार से पोषण लेती थी बेटा, विषैली खरपतवार से पोषण। चूंकि जब ये लार्वा अवस्था में थी तो एक विषैली खरपतवार से पोषण लेती थी, परिणाम स्वरूप इसका ये बहुत बेस्वाद और रुचिकर हो जाता है, और इस प्रकार ये क्या करता है? अपने आप को बचा पाता है। लीजिए भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परभक्षण हमारा जो है यहाँ पर आप कहिएगा कि कंप्लीट हो गया है। चलो बच्चों आगे आ जाओ। अभी स्पर्धा की अगर हम लोग बात करें, कंपटीशन की बात करें, तो आप जानते हैं, अच्छा ये जो परभक्षण है ये तो कैसा था? प्लस माइनस टाइप का रिलेशन था भाई। मैं आपको ये बता रहा था कि परभक्षण से प्लांट्स को ज़्यादा खतरा है एनिमल के कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि प्लांट्स अपनी रक्षा में भाग नहीं सकता। और दूसरा 25% इंसेक्ट कैसे हैं? फाइटोफेगस हैं, पादप बच्ची हैं। पादप के जो प्रोडक्ट हैं, उसकी लीफ, उसका रस, उस पर जो है भोजन वहाँ से लेते हैं। डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन के लिए इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन एक पोटेंट बल था, लेकिन लोग ऐसा समझते हैं, सामान्यतः लोगों का ये मानना होता है कि स्पर्धा जो है, कंपटीशन जो है, निकट से संबंधित जातियों पर होती है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में होती है, जब संसाधन सीमित हो। ये एक सामान्य सोच है, जबकि आगे मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रहा हूं उससे जो है आपको पता चल जाएगा। फिर आप कह सकते हैं कि अमेरिका क्या कहता था, ठीक है ना। तो स्पर्धा होने के लिए ना तो निकट रूप से उनका संबंधित होना जरूरी है और ना ही बेटा संसाधन का सीमित होना जरूरी है। जैसे दक्षिण अमेरिका की उथली झील में क्या देखा गया कि जो रिसोर्स है प्राणी प्लवक, उसके लिए आने वाली फ्लेमिंगो और वहां रहने वाली मछली दोनों आपस में पंगा कर रही थी, दोनों के बीच में स्पर्धा हो रही थी। वो चिड़िया है, वो मछली है ना। तो ये क्लोज रिलेटेड नहीं है। बाद स्पर्धा की अगर आप बात करें तो कह रहे हैं कि एक जाति की असंदक्षता दूसरी जाति की संदमनकारी उपस्थिति के कारण घट जाती है, ठीक है ना भाई। ये वही वाली बात है कि अगर यहाँ पर एक बकरी, एक तरफ भेड़िया, एक तरफ शेर ला दिया जाए तो भेड़िया बकरी की तरफ नहीं देखेगा,
ठीक है ना। जब किसी दिन आप कोई कांड कर देते हैं और आपको मम्मी जो है कहती हैं कि पिताजी के साथ बैठ के खाना खाइए, तो आप 2 रोटी खा के तुरंत उठ लेते हो कि बापू अभी सवाल ना पूछने लगे। आपके मन में गाना गूंजता रहता है, बापू सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है भाई। तो एक जाति की क्या है, सुपीरियर प्रेजेंस है वहां पर। आप देखेंगे उसकी फीडिंग इफिशियंसी ज्यादा है और इसकी वजह से वो दूसरे को क्या कर रहा है, संदमित कर रहा है। ठीक है। जैसे घास की कोई कमी नहीं थी, लेकिन गैलापागो आइलैंड में क्या हुआ, बकरी लाने के 10 वर्ष में ही जो अबिंगडन कछुए थे वो गायब हो गए। तो या अब आप देखिए होता क्या है कि अगर कहीं पर अगर स्पर्धी रूप से उत्तम जाति उपस्थित है, ध्यान से समझिएगा, स्पर्धी रूप से अगर उत्तम जाति उपस्थित है, तो जो उस स्पर्धी क्या है, निम्नतर जाति है, उसका जो भौगोलिक वितरण है बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, कम होता है। और साथ ही साथ आप यह भी देखेंगे कि उत्तम जाति को हटाने पर निम्न जाति का जो वितरण है वो नाटकीय ढंग से बढ़ जाता है। मैंने क्लासेज में बताया था आपको। कॉर्नेल ने क्या किया, स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्र तट पर एक एक्सपेरिमेंट किया और वहां पर बताया कि जो सुपीरियर था बेलनस, उसने क्या किया, इन्फीरियर कैथामाइलस को हटा दिया था। गॉस का स्पर्धीय अपवर्जन नियम, ये ले लीजिए, रीनीट 2026। ये रहा मेरे भाई रीनीट 2026 का सवाल। कह रहा एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली 2 निकटतम संबंधी जातियां अनंत काल तक एक साथ नहीं रह सकते यदि संसाधन सीमित हो। ठीक है ना। अगर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो अनंत काल तक 2 जातियां एक साथ नहीं रह सकती हैं। तो फिर क्या तरीका है भाई, फिर ये तरीका है कि संसाधन विभाजन कर लीजिए। जैसे मैक आर्थर ने क्या किया, मैक आर्थर ने देखा कि एक वृक्ष में फुदकी जो चिड़िया होती है उसकी 5 जातियां रह रही हैं। तो मान लीजिए एक जाति यहाँ पे खा रही, दूसरी यहाँ पे खा रही, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे और 5वीं यहाँ पे। और ऐसे नहीं होता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। रियलिटी में क्या होगा कि कोई ऐसा होगा जो बार्क खा रहा होगा, कोई ऐसा होगा जो टहनी खा रहा होगा, कोई ऐसा होगा जो फल खा रहा होगा, कोई ऐसा होगा जो पत्ती खा रहा होगा, कोई स्पीसीज ऐसी होगी जो उस प्लांट में रहने वाली कीड़े खा रही होगी। तो कुल मिला के उसी प्लांट के आसपास रह रहे हैं, उसी प्लांट में रह रहे हैं। उन्होंने संसाधन का क्या किया है, विभाजन कर लिया है। या तो हम अपने चरने की प्रक्रिया का जो तरीका है उसमें बदलाव ले आते हैं, या जो टाइमिंग है उसमें चेंज ले आते हैं, और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि संसाधन का विभाजन हो जाता है। परजीविता, परजीवी की प्रेजेंस में जो होस्ट है, पोषक, उसकी वृद्धि कम हो जाती है, सर्वाइवल कम हो जाता है, रिप्रोडक्शन कम हो जाता है, समष्टि घनत्व कम हो जाता है पोषक का। कब, परजीवी की प्रेजेंस में। परजीवी में आप देखेंगे चूसक अंग उपस्थित होते हैं, अनावश्यक अंग कोई पाया नहीं जाता, पाचन तंत्र का लोप हो जाता है। आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है परजीवी में, आप देखेंगे तो आर जो है काफी ज्यादा रहेगा। होस्ट के साथ यह सह विकास प्रदर्शित करते हैं और होस्ट को कमजोर कर देते हैं। और परजीवी होस्ट को कमजोर कर देता है तो परिणाम स्वरूप यह भी देखने को मिलता है कि अब परभक्षी आसानी से उसका शिकार कर लेता है। ठीक है। कई बार इनकी जो लाइफ है वो बहुत जटिल होती है। जैसे अगर आप मानव यकृत प्रणाभक्रमी की बात करें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रणाभक्रमी परजीवी, इसके 2 मध्यस्थ पोषक हैं। हमारे अलावा इसके 2 इंटरमीडिएट होस्ट हैं। कौन कौन, घोंघा और मछली। प्लस मच्छर को लेकर एक सवाल पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा मच्छर जो है वो वेक्टर है बेटा। मच्छर क्या है, वेक्टर है, वाहक है, परजीवी नहीं है। परजीवी अगर होस्ट के ऊपर रह रहा है तो बाह्य परजीवी कहा जाएगा। जैसे मानव के शरीर में जूं या कुत्ते इत्यादि में चिंचड़ियां पड़ जाती हैं, या जो समुद्री मछली है उसमें अरित्रपाद। यहां से बेटा एक सवाल आना चाहिए रीनीट में, आप देखिएगा रीनीट 26 का जो एग्जाम है, इस स्लाइड के बिना पेपर नहीं बनेगा। पर्टिकुलर मुझे ये आता दिखाई दे रहा है, हाँ ये आता मुझे बेटा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वही परजीवी आपकी बॉडी के अंदर रह रहा है, जैसे यकृत में, फेफड़ा में, वृक्क में या आरबीसी में रहने वाले परजीवी, तो उनको अंतः परजीवी कह दिया जाएगा। कसकुटा जो होता है बेटा अमरबेल, परजीवी पादप है। अंड परजीविता आप जानते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म। सामाजिक परजीविता कोयल और कौवा के बीच में। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, उसका अंडा रंग रूप साइज में कौवे के अंडे के जैसा होता है, तो ये क्या करती है, उसके अंडे गिरा के अपने अंडे रख आती है। ये कोयल का आतंक है मेरे भाई। क्लियर। परजीविता बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मुझे तो यहां पर सीधे जो है एक सवाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोग बच्चों फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई।
चलिए बच्चों, अब अगर हम लोग सहभाजिता की बात करें तो सहभोजिता में आप जानते हैं कि ये कैसा हो जाएगा, सहभोजिता प्लस जीरो टाइप का रिलेशन हो जाएगा भाई, ठीक है ना। परजीविता जो होता है वो प्लस माइनस टाइप का रिलेशन होता है, स्पर्धा जो है वो माइनस माइनस टाइप का रिलेशन होता है, और सहोपकारिता जो है वो प्लस प्लस टाइप का रिलेशन होता है। तो सहभोजिता में क्या होगा, एक जाति का फायदा होगा, दूसरा नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसे आम के ऊपर ये देखिए किसी प्लांट में ये अधिपादप है, ठीक है, तो आम का कोई लॉस नहीं है, उस अधिपादप को जो है सूर्य का प्रकाश मिल जा रहा है। व्हेल की पीठ पर ये बारनेकल इस तरीके से चिपके हुए हैं, तो व्हेल जहां जहां जाएगा ये जाते रहेंगे, व्हेल एक बड़ा जानवर, इनको सुरक्षा मिलती रहेगी। पक्षी, बगुला और चारण पशु, ये चरने वरने वाले जानवर जाते रहते हैं, इनकी खुर से मिट्टी पलटती रहती है, तो मिट्टी में जो दबे हुए कीड़े वीड़े हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और वो जो बगुला है उसको खाने को मिल जाता है। इसके अलावा सी एनिमोन और क्लॉन फिश, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पर्टिकुलर एक लाइन का आसान सा सवाल आया तो सी एनिमोन और क्लॉन फिश पूछा जाना चाहिए। क्या पूछा जाना चाहिए बेटा, सी एनिमोन और क्लॉन फिश। इसमें सी एनिमोन नो प्रॉफिट नो लॉस पे जी रहा है, और क्लॉन फिश को उसके टेंटिकल की वजह से क्या मिल जाती है बेटा, सुरक्षा मिल जाती है। सहोपकारिता में लाइकेन है, लाइकेन में आप जानते हैं कवक के साथ सहवाल या बीजीय होगा, ठीक है। कवक जो पार्टनर है वो क्या करेगा, रहने के लिए जगह देगा, शोषण कर देगा, सहवाल खाना बनाएगा। कवक मूल में आप देखिए कवक तंतु है, उच्च पादपों की मूल है, तो कवक अगेन एब्जॉर्प्शन कर देगा, और उच्च पादप जो है वो फूड बनाएंगे जो उनकी रूट में इकट्ठा होगा, दोनों का फायदा है। पादप और परागणकारी, पादप का परागण हो जाएगा, परागणकारी को जो खाना मिल जाएगा, पराग मिल जाएगा, पराग रस मिल जाएगा, नेक्टर मिल जाएगा, या फिर अंडे सेने की जगह मिल जाएगी, जैसे कि अंजीर और बर्र, ठीक है ना। तो अंजीर का परागण हो जाता है, और बर्र को क्या है, अंडे सेने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल जाती है। मेडिटेरेनियन ऑर्किड और गुंज मच्छिका या गुंजन मच्छिका की आप बात कर लीजिए, बम्बल बी, तो वहां पर आप देखिए लैंगिक कपट है जो है, छद्म मैथुन देखने को मिलता है। क्या होता है कि ऑर्किड की एक लीफ एक पेटल, ऑर्किड की एक पेटल मॉडिफाइड हो जाती है फीमेल बी के जैसे, तो जो मेल बी है उसको लगता है कि ये फीमेल बी है और वो कॉपुलेट करने की कोशिश करता है। तो अगर फीमेल बी में किसी भी तरीके का परिवर्तन होता है तो वो ऑर्किड को अपने अंदर भी वैसे परिवर्तन लाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मेल जो बी है वो पहचान लेगा ना, जो नर मक्खी हो मादा मक्खी को तो पहचानेगा ही कि पहले इसमें लाल धारी थी अब काली हो गई है, तो अगर उसमें लाल धारी तो भी कैसे हो जाएगी, काली हो जाएगी। मतलब अगर उसमें लाल धारी है तो पत्ती में भी वो जो पेटल जब मक्खी के जैसा बनेगा तो लाल ही धारी होनी चाहिए। अगर दो धारियां हैं ओरिजिनल मक्खी में तो उसमें भी दो धारियां आपको दिखाई देंगी। तो इस तरीके से ये क्या है, छद्म मैथुन स्यूडो कॉपुलेशन को दर्शाता है। क्लियर है भाई, ये लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट से। चलो बच्चों, तो ये भी आपका चैप्टर जो है रिवाइज हो गया है, और अभी आपके 11th के जो फिजियोलॉजी के टॉपिक रह गए वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उसका मेरे पास जियोलॉजी का ज़्यादा माल नहीं है, आप जानते ही हैं, पहला साल है, एक ही साल हुआ है पढ़ाते हुए, तो बॉटनी में बहुत सारा माल रहता है, जियोलॉजी में लिखना पड़ता है। तो आप परेशान मत होइएगा, कराऊंगा मैं पूरा। कुछ लोग सोच रहे हैं जियोलॉजी छोड़ दोगे क्या, नहीं बेटा, सारा कराऊंगा, ठीक है। तो एक और चैप्टर माइंड मैप के थ्रू हमने कंप्लीट किया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और रीनीट के लिए अपनी तैयारी मजबूत रखिए। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय।